प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। रसायन विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक रसायन विज्ञान के प्रथम अध्याय के शीर्षक रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम यह जानेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है, परिवेश में पाए जाने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के क्या उदाहरण हैं, रासायनिक संयोजन के क्या नियम हैं, इन नियमों का क्या महत्व है। तो आइए सबसे पहले यह समझने का प्रयास करते हैं कि रसायन विज्ञान क्या है। हम सभी जानते हैं कि विज्ञान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब वैज्ञानिक विधि जो कि अवलोकन या जिज्ञासा से प्रारंभ होता है और विज्ञान के सिद्धांतों का प्रतिपादन या पुष्टि करती है। बच्चों, इसका विशेष महत्व है। बच्चों, आप इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं कि किसी भी विषय के बारे में क्रमबद्ध रूप से जो भी विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की प्रमुख शाखाओं में रसायन विज्ञान एक मुख्य शाखा के रूप में है, जिसके अंतर्गत हम पदार्थों की संरचना, उनका संश्लेषण, गुणधर्म एवं उनके अनुप्रयोग का अध्ययन करते हैं। यहाँ संरचना का तात्पर्य यह है कि किसी भी अणु में उसके अवयवों जैसे परमाणु या आयन का त्रिविमीय विन्यास किस प्रकार से है। यहाँ संश्लेषण का अर्थ किसी भी अणु के प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से निर्माण की प्रक्रिया से है। और बच्चों, गुणधर्म का तात्पर्य पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों से है, जो कि आप पूर्व की कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। और अनुप्रयोग से तात्पर्य है कि इन पदार्थों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है या इनका उपयोग हम सभी कहाँ कर सकते हैं। रसायन विज्ञान के बारे में अमेरिकी रसायनज्ञ रोवाल्ड हॉफमैन, जिन्हें सन 1981 में रासायनिक अभिक्रियाओं पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, इन्होंने एक रोचक बात कही है कि रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। यह केवल 100 तत्वों का विज्ञान नहीं है, अपितु उनसे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का विज्ञान है। विद्यार्थियों, अब तक की चर्चा को समझे तो यह पता चलता है कि रसायन विज्ञान में अणुओं के रासायनिक परिवर्तन अर्थात अणुओं का रूपांतरण केंद्र बिंदु है। बच्चों, आप अपने आसपास अनेक प्रकार के परिवर्तन जैसे बीजों का अंकुरण या बर्फ का जल में परिवर्तन, दूध से दही का बनना, सीमेंट का जमना, फलों का पकना, लोहे या तांबे की धातु से निर्मित वस्तुओं पर जंग लगना, द्रव का वाष्प में बदलना या वाष्प का द्रव में बदलने से परिचित हैं। इन परिवर्तनों को अवलोकित करें तो पाते हैं कि कुछ परिवर्तन इस प्रकार से हैं कि परिवर्तन के दौरान उनके मौलिक गुण जैसे उनकी आणविक संरचना जैसे गंध, स्वाद, सामान्य ताप और दाब पर गलनांक एवं क्वथनांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन कुछ अन्य परिवर्तनों में इन सभी गुणों में बदलाव दिखता है। जैसे दूध से दही का बनना, इसमें स्वाद बदल जाता है। सीमेंट का जमना, इसमें अणुओं का विन्यास का स्तर बदलता है। फलों का पकना, इस क्रिया में गंध में परिवर्तन होता है, जबकि लोहे या तांबे की धातु से निर्मित वस्तुओं पर जंग लगने में इनका रंग बदलता है। इसके अतिरिक्त और भी उदाहरण हैं, जैसे पेड़ की सूखी पत्ती का जलना, इसमें रंग और गंध में परिवर्तन तो होता ही है, साथ ही प्रकाश और ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है। बच्चों, ये सभी परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला भौतिक और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। यद्यपि आप सभी इन परिवर्तनों के बारे में पूर्व की कक्षाओं में पढ़ते आए हैं, फिर भी कुछ बिंदुओं को स्मरण कर लेते हैं। ऐसा कोई भी परिवर्तन जिसमें पदार्थ या वस्तु के आकार, आयतन या अवस्था में परिवर्तन हो, परंतु उसके रासायनिक संरचना एवं गुणों में कोई परिवर्तन न हो, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि ऐसा कोई परिवर्तन जिसमें किसी एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक से नए यौगिक का निर्माण हो, जिसका गुणधर्म एवं रासायनिक संरचना पूर्व के तत्व या यौगिक से भिन्न हो,
तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ परिवर्तन की सूची है, इसे ध्यान से देखें और समझें। इन परिवर्तन में क्या और किस तरह का बदलाव होता है। ये परिवर्तन बड़े रोचक हैं, जिनकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। आपने इनका दैनिक जीवन में अवश्य अनुभव किया होगा। इनमें से एक उदाहरण है तवे पर रोटी का फूलना। ये बड़ी दिलचस्प प्रक्रिया है। इस क्रिया में आटे में उपस्थित ग्लूटेन, ग्लियाडिन और ग्लूटेनिन प्रोटीन के अमीनो अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प का निर्माण होता है, जो रोटी को फुला देता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ये बड़े मजे की बात है। बच्चों, हम पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान नए यौगिक का निर्माण होता है, जिनका गुण उनमें रासायनिक परिवर्तन से पूर्व के पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। तो आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से भरे चैम्बर में विद्युत चिंगारी उत्पन्न करते हैं तो जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में डाई हाइड्रोजन अर्थात H2 मॉलिक्यूल ज्वलनशील गैस है, जबकि ऑक्सीजन दैट इज O2 दहन क्रिया या जलने में सहायता करती है और इनके कॉम्बिनेशन से जल या डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसे हम जल कहते हैं, उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जो कि न ही ज्वलनशील पदार्थ है और न ही जलने में सहायता करता है, बल्कि कई बार आग को बुझाने में सहायता करता है। तो बच्चों, अब तक की चर्चा में हम सब ने यह समझा कि रसायन विज्ञान क्या है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कुछ परिवेशीय उदाहरण क्या हो सकते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न उत्पाद का गुण उसके अभिकारकों से किस प्रकार भिन्न होता है। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से किसी भी परिवर्तन या घटना के पीछे कोई न कोई मूलभूत सिद्धांत होता है। तो अब प्रश्न यह है कि रासायनिक परिवर्तन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व से रासायनिक संयोग करता है तो यौगिक का निर्माण करता है और इन यौगिकों का निर्माण 5 मूलभूत सिद्धांतों के अंतर्गत या 5 मूलभूत नियमों के अंतर्गत होता है, जिनमें पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा गुणित अनुपात का नियम और चौथा गैलुसैक का गैसीय आयतनों का नियम तथा 5वां नियम आवागाद्रो का नियम है। बच्चों, अब सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर चर्चा करते हैं। इस नियम को आंतोइन लावूसी ने दिया था। इन्होंने दहन अभिक्रिया पर प्रयोग करते हुए इस संकल्पना को विकसित किया। इस नियम के अनुसार द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। हालांकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में रूपांतरण संभव है। इसलिए कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा नियत है और मास भी नियत है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह नियम केवल क्लोज सिस्टम या बंद निकाय में पूर्णतः लागू होता है। जैसे किसी बंद कमरे में मोमबत्ती को जलाएं तो देखते हैं कि कुछ देर के बाद मोम की कुछ मात्रा गायब होती मालूम होती है, पर क्या वास्तविक में ऐसा होता है? अगर हम इसे अवलोकित करें तो पाते हैं कि मोम, जो कि हाइड्रोकार्बन है, इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है, जिससे जल वाष्प अर्थात डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यदि हम दहित मोम और प्रयुक्त ऑक्सीजन का कुल वजन की गणना करें तो यह अभिक्रिया से उत्पन्न जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड के कुल वजन के बराबर होगा। इसी प्रकार 1 मोल कार्बन या चारकोल को 1 मोल ऑक्सीजन के साथ दहन किया जाए तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ C का तात्पर्य कार्बन या चारकोल से है, जबकि O2 का मतलब ऑक्सीजन से है, जो आपस में मिलकर CO2 का निर्माण करते हैं। यदि इस नियम का गणितीय भाषा में रूपांतरित करें तो हम कह सकते हैं कि किसी बंद तंत्र में होने वाली किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना ही चाहिए। अभी हमने कार्बन के दहन की चर्चा की है।
यदि इसके रासायनिक समीकरण को देखें तो पता चल रहा है कि 1 मोल अर्थात 12 ग्राम कार्बन और 1 मोल अर्थात 32 ग्राम ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो 1 मोल अर्थात 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ पर अभिक्रिया के बाएं तरफ कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अभिकारकों या रिएक्टेंट का द्रव्यमान 44 ग्राम और अभिक्रिया के दाएं तरफ भी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ पर जितना अभिकारक लिया गया है उतना ही उत्पाद प्राप्त हुआ है, अर्थात संपूर्ण अभिक्रिया के दौरान पदार्थ की मात्रा नियत है। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं। जब बंद निकाय या बर्तन में 1 मोल अर्थात 100 ग्राम चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट को उच्च ताप जो कि 900 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है पर गर्म करते हैं तो 1 मोल अर्थात 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल अर्थात 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। यहाँ पर भी हम अभिक्रिया के दौरान अभिकारक और उत्पाद की मात्रा की तुलना करें तो पाते हैं कि दोनों अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर है। तो बच्चों, अब तक की कुल चर्चा से यह सिद्ध होता है कि यदि किसी भी बंद निकाय में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जितनी मात्रा में अभिकारक लिए जाते हैं उतनी ही मात्रा में उत्पाद प्राप्त होते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का द्रव्यमान नष्ट नहीं होता। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं। अब दूसरे रासायनिक संयोग के नियम की चर्चा करते हैं जिसको फ्रांसीसी रसायनज्ञ जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था और इस नियम को स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है। तात्पर्य यह है कि यदि किसी एक यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त करें तो उसके तत्वों का संघटन अर्थात कंपोजिशन सदैव समान होता है। जोसेफ प्राउस्ट ने क्यूप्रिक कार्बोनेट के 2 नमूनों के साथ प्रयोग किया जिनमें से एक का स्रोत प्राकृतिक अर्थात नेचुरल और दूसरे का स्रोत कृत्रिम या संश्लेषित था। उन्होंने विश्लेषण करने पर यह पाया कि दोनों स्रोतों में तांबा 51.35%, कार्बन 9.74% और ऑक्सीजन 38.91% पाया गया। इस आंकड़े को सारणी में भी दर्शाया गया है। इससे जोसेफ प्राउस्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान समान अनुपात में पाए जाते हैं। तो आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात 1:8 होता है, चाहे वह किसी भी स्रोत से प्राप्त हो। अगर इसका रासायनिक समीकरण समझें तो पता चलता है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा पहले के समीकरण की तुलना में 2 गुना कर दें तो हमें 2 गुना जल प्राप्त होता है। और यदि 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो पुनः 18 ग्राम जल ही प्राप्त होता है। इससे कुछ निष्कर्ष निकाला। यहाँ पर 16 ग्राम ऑक्सीजन भी बची रह जाती है क्योंकि इस शेष ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोजन की उपलब्ध मात्रा कम हो जाती है। यहाँ स्थिर अनुपात का नियम सत्यापित होता है क्योंकि जल के निर्माण की प्रक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात 1:8 ही होता है। तो इस सारणी में इसी तथ्य को दर्शाया गया है जो कि आप इस सारणी को देख सकते हैं। यदि इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात 12:32 या 3:8 होता है, इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी विधि से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात सदैव 3:8 ही प्राप्त होगा, जिसे आप सारणी में देख सकते हैं। आज विभिन्न रासायनिक प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्रों पर
यौगिक के संश्लेषण और उनके अवयवों के विश्लेषण इसी नियम पर आधारित हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण नियम हैं। आज अंतरिक्ष वैज्ञानिक अनेक आकाशीय पिंडों पर जल की खोज में लगे हुए हैं। यदि किसी भी अन्य आकाशीय पिंड पर जल मिलता है तो इसका भी विश्लेषण करने पर अनुपात 1:8 ही होगा, क्योंकि जल किसी भी स्रोत से प्राप्त हो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 1:8 ही होता है। तो बच्चों, आइए अब अगले नियम या गुणित अनुपात के नियम पर चर्चा करते हैं। इस नियम को डाल्टन द्वारा दिया गया था। यह वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने डाल्टन का परमाणुवाद दिया था और कहा था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। इस नियम को डाल्टन द्वारा 1803 में दिया गया। यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। इसको उदाहरण समझते हैं। यहां उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर 2 यौगिक जल और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाती है। यहां 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर 18 ग्राम जल बनाते हैं। इसी प्रकार 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर 34 ग्राम हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ ऑक्सीजन के द्रव्यमान अर्थात 16 ग्राम और 32 ग्राम जो हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान अर्थात 2 ग्राम के साथ संयुक्त होते हैं और यह एक सरल अनुपात है। तो 16:32 या 1:2 में है। इसी प्रकार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग कर कुछ ऑक्साइड का निर्माण करते हैं और ये ऑक्साइड बहुत ही प्रसिद्ध है, जिनमें पहला नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड जिसे लाफिंग गैस कहते हैं, दूसरा नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, तीसरा नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है और चौथा नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है। आप इन यौगिकों को देखें तो यहाँ 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ क्रमशः 16 ग्राम, 48 ग्राम, 64 ग्राम एवं 80 ग्राम ऑक्सीजन अर्थात 1 गुना, 3 गुना, 4 गुना और 5 गुना ऑक्सीजन मतलब गुणित अनुपात में संयोग करते हैं। तो बच्चों, अब तक हम सब ने रासायनिक संयोग के 5 नियमों में से 3 नियम, जिनमें पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा गुणित अनुपात का नियम को समझा। अब आप इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं तो बताते हैं। इसके लिए आप गुणित अनुपात के नियम वाले यौगिकों की पुस्तक से सूची बनाइए। बच्चों, रासायनिक संयोग के शेष दोनों नियमों पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।